नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल कवर किया था उत्तर प्रदेश का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल के विभिन्न सेक्शंस के माध्यम से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक काल में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के स्रोत। अब अगर उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के स्रोत से आपके सवाल बनते हैं, प्रश्न बनेगा आपका सीधा सीधा हो सकता है, क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड है वो यही कहता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी टॉपिक हैं या जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे सीधा ही प्रश्न बन रहा है, बहुत घुमा फिरा के, बहुत पेरिफेरल इशू नहीं पूछ रहा है, कोर आपका हिट करते हैं वो, और सीधे टॉपिक से वो प्रश्न बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, उन पर प्रकाश डालिए और उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, या उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास और के स्रोतों और उनसे मिले विवरणों पर प्रकाश डालिए। कुछ इस तरह का प्रश्न बनेगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है प्राचीन इतिहास के स्रोत के तौर पे। तीन तरह के स्रोत होंगे किसी भी जगह के प्राचीन इतिहास के स्रोत की अगर बात करेंगे तो हम सिर्फ तीन तरह के स्रोतों को उसमें लेते हैं। पहला क्या हो गया? पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत, और तीसरा हो गया विदेशी यात्रियों के विवरण। तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर ऐतिहासिक काल के बारे में आपको बताना हो तो आप अगर पूछे आपसे कि सोर्सेज क्या क्या हैं तो सिर्फ तीन स्रोत होंगे किसी भी जगह के। पहला होगा उसका पुरातात्विक स्रोत, ये देखिए ये पुरातात्विक स्रोत हो गया। दूसरा हो जाएगा उसका साहित्यिक स्रोत, और तीसरा हो जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो सिर्फ यही तीन सोर्सेज है जिससे हम उस जगह का इतिहास लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी यही बात लागू होती है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत देख लें। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? मतलब वो स्रोत जो लिखित नहीं होते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें आती हैं, वो है अभिलेख, उसके बाद सिक्के, उसके बाद स्मारक। तो हमें ये तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या है? उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अगर आपसे स्रोत पूछेगा तो सिर्फ तीन चीज़ें हैं। पुरातात्विक स्रोत आप बताएंगे, साहित्यिक स्रोत बताएंगे, उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण बताएंगे। अब पुरातात्विक स्रोत में आपको तीन अलग अलग स्रोत लिखने हैं। कौन कौन से? पहला है अभिलेख, दूसरा है सिक्के, और तीसरा है स्मारक। अब इसके लिए कोड बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। हालांकि जिनको कोड चाहिए उसका कोड अब क्या कर सकते हैं, इसका अभिलेख का अ ले लिए, सिक्के का सी ले लिए, स्मारक का क ले लिए, तो आसिक कर लीजिए, आसिक या आसिक। हालांकि मुझे नहीं लगता बहरहाल इसका कोड बनाने की ज़रूरत है। पुरातात्विक स्रोत में कॉमन सेंस भी यही कहता है कि सिर्फ तीन चीज़ें होंगी आपका, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। तो हालांकि जिनको चाहिए वो कोड लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि कोड पे बहुत रिलाई मत कीजिए। हर चीज़ आप कोड से याद रखेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न ही हो जाएगी किसका कोड क्या था। तो बेहतर है यहाँ कोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे ही याद रखते हैं कि अगर पुरातात्विक स्रोत की बात होगी तो यहाँ पर अभिलेख, सिक्के और स्मारक तीन ही चीज़ें आएंगी। अब इन अभिलेखों में भी हमें सिर्फ दो राजाओं के अभिलेखों की बात करनी है। कौन कौन से? अशोक, पहला अशोक है भारत का महानतम सम्राट, दूसरा समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। सिर्फ इन दो लोगों के अभिलेखों की बात करनी है। आई बात समझ में? पहले देखते हैं अशोक के कौन से अभिलेख हैं जिनसे उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों को अगर याद रखना हो तो कौन कौन से अभिलेख हैं हमारे पास, एक बार देखते हैं। अशोक के अभिलेख हैं, इसके लिए एक छोटा सा कोड है। अगर कोड याद रखना चाहें, न याद रखना चाहें, आपके ऊपर है। मैं आपको दे दे रहा हूँ, आपको रखना है नहीं रखना ये आपके ऊपर है। जैसे ऊपर का कोड क्या था, असिक या आसिक या कुछ भी कर लें आप, तो इन दोनों में से जो भी आपको याद रहे। इसका कोड होगा अभिलेख का प्रमास्क। ये अशोक के सारे अभिलेख को ये शब्द कवर करता है। कैसे? देखिए, ये हो गया प्र से हो गया प्रयागराज अभिलेख, प्रयागराज का अभिलेख जो था अशोक का। उसके बाद आता है
M, फिर A, फिर S, फिर K। M से क्या हो गया? मेरठ। A से क्या हो गया? अहरौरा। अहरौरा का अभिलेख जो है अशोक का। आपका S से क्या हो गया? S से हो गया, अब K से देख लेते हैं। K से हो गया कौशाम्बी। और S से देखिए, मैं भी भूल रहा हूँ, S से क्या हो गया? S से हो जाएगा आपका, अरे सबसे इम्पोर्टेंट जो था मैं वही भूल रहा हूँ, S से सारनाथ का। ये देखिए, तो प्रमास्क ये रहा आपका कोड, अगर आपको याद रखना हो, हालांकि कोई दिक्कत है नहीं। प्रयाग, सारनाथ। सारनाथ का तो आपको याद रहना चाहिए, मैं भी कैसे भूल गया, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। सारनाथ का वही है अशोक स्तंभ जहाँ से मिला हुआ है आपका, जो हमारा राजकीय चिन्ह भी है। तो सारनाथ हो गया, अरोरा हो गया, मेरठ हो गया, कौशाम्बी हो गया, और आपका हो गया प्रयागराज। तो ये प्रमास का आप ये कोड याद रखिए। अब इसी तरह से समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इससे भी हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से किन किन राजाओं को उसने कहाँ कहाँ पे हराया था। तो आप 2 राजाओं को याद रखेंगे जिनके अभिलेख का आपको विवरण देना है, उल्लेख देना है। ये कौन से हो गए? अशोक और समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। इसमें उसकी विजयों का उल्लेख है। और किसने लिखा था इसे? हरिशेन ने, आपने पढ़ा भी होगा एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिक्के पे। तो सिक्के में आपको क्या याद रखना है? गुप्त राजाओं के सिक्के अधिकांशतः आपको मिले हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। हालांकि मिले कुषाणकालीन सिक्के भी हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, गुप्त राजाओं के सिक्के। और थोड़ा अगर किसी को याद आता है तो कुषाणकालीन सिक्के भी लिख दीजिए, थोड़ा सा बोनस ही हो जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें जो आपको दे रहा हूँ ये मिनिमम है, इसके आप ऊपर जितना भी इनपुट अपना डाल सकें उतने नंबर आपके बढ़ते ही जाएंगे। मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं जितना दे रहा हूँ आपको 10 से 11 नंबर तो आसानी से दिला देगा, अगर आपने इतना भी लिख दिया सिर्फ कोड याद रख के। इसके ऊपर अगर आप जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा डालते हैं वो आपके एक्स्ट्रा काउंट होंगे, 12, 13, इस तरह से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो जितना अच्छा इसको आप इनपुट और इसमें इसको और अलंकृत कीजिए, इस नोट्स को, आपके ऊपर है। मैंने आपको स्केलेटन दे रहा हूँ यहाँ पे कि मिनिमम आपको इतना तो याद रहे ही रहे। तो ठीक है, हमने देख लिया फिर कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के शोध में, पुरातात्विक स्रोतों में आसिक आपका पहला जो कोड है, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। इसमें कौन कौन से अभिलेख में कौन कौन आएगा? एकदम ज़बान पे होना चाहिए आपके, अशोक और दूसरा समुद्रगुप्त। अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं? प्रमास्क, ये कोड याद रखिए, प्रयागराज, मेरठ, अरोरा, सारनाथ और कौशाम्बी। उसके बाद समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। सिक्कों में आ गए गुप्त राजाओं के सिक्के, अधिकांशतः प्राप्त हुए हैं। तो अब हम आते हैं मंदिर और स्तूप पे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, मंदिर और स्तूप। मंदिर में क्या याद रखना है? कौन सा मंदिर बड़ा इम्पॉर्टेंट था? देवगुप्त काल का देवगढ़ का दशावतार मंदिर, याद रखिएगा। मंदिर में ये पहला शिखर युक्त मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार, ये याद रखिएगा मंदिर में। क्या हो रहा है भाई यार, इस बोर्ड में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है कि अब वाइट बोर्ड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। रुकिए, ठीक है। ये मंदिर में आपको याद रखना है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और उसके बाद आप आता है स्तूप, फिर से मैं लिख देता हूँ, देवगढ़। ठीक है, अब इसके बाद हमें स्तूप क्या याद रखना है? सारनाथ के स्तूप। कौन कौन से? 2 स्तूप हैं, मंदिर दशावतार देवगढ़ का और सारनाथ के 2 स्तूप। अगर याद रह सकते हैं तो, नहीं तो आप सिर्फ जगह का नाम लिख दीजिए कि प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में मंदिर और स्तूप भी प्राप्त होते हैं। मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रसिद्ध है इस मामले में, गुप्त काल का। और उसके बाद स्तूप जो है सारनाथ के चौखंडी और धम्मेक स्तूप, धम्मेक और चौखंडी, ये 2 स्तूप याद रखिए अगर याद रख सकते हैं, अदरवाइज इतना भी लिख देंगे तो काम चलेगा।
ठीक है, अब हम आते हैं पुरातात्विक शोध के बाद साहित्यिक शोध पे। पुरातात्विक शोध हमने कर लिया, अब आते हैं साहित्यिक शोध पे। तो साहित्यिक शोध में कौन कौन सी चीज़ें हैं? अच्छा, मैं इसको अभी इरेज करूँगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में भी एज इट इज़, जैसे कल आपने नोट्स में देखा कि हम शॉर्ट जो कोड्स थे वो भी नोट्स में दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम उसमें इंक्लूड करके आपको नोट्स में ही टेलीग्राम में दे देंगे। तो अगर ये मैं इरेज भी कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, या दोबारा जब आप पढ़ें, दोबारा इस वीडियो को देखें, तब आप नोट कर लें। बहुत सारे रास्ते हैं उसके, तो घबराना नहीं है। साहित्यिक स्रोत अब आते हैं हम लोग। पुरातात्विक स्रोत हमने कर लिया, अब आते हैं साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में आप अपने एक सीधा सा लॉजिक लगाइए, बड़ा कॉमन सेंस है। अगर आपने सहज ज्ञान को अपनी छुट्टी पे नहीं भेजा है तो आप बिल्कुल बिना किसी सहायता या बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के आप बता देंगे कि साहित्यिक स्रोत में पहला क्या होगा, हमारे महाकाव्य। वो क्यों होंगे? क्योंकि महाकाव्यों की जो कथानक है, जो पृष्ठभूमि है, वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और तब के मध्य देश पर आधारित थी। पुराणों में हमारा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है उसे पुराणों में मध्य देश कहा गया। खास तौर पर मैं आऊँगा, आगे बताऊँगा, पद्म पुराण में। अभी रामायण महाभारत की बात कर लें। महाकाव्य पहला क्या हो गया? रामायण, दूसरा महाभारत। इन दोनों का ही कथानक, इन दोनों की पृष्ठभूमि, इन दोनों का ही पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले अगर कहें तो कहाँ हुआ है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में। दूसरा आता है पुराण। तो पुराणों में भी हमारे उत्तर प्रदेश का जिक्र है, खास तौर पर पद्म पुराण में। पद्म पुराण की एक श्लोक है जहाँ पर खास तौर पर उत्तर प्रदेश या उस समय के मध्य देश का जिक्र किया गया है। खास तौर पर पद्म पुराण में मध्य देश का जिक्र है, और किस तरह से इस श्लोक के माध्यम से है। श्लोक है, गंगा यमुनोर मध्ये मध्य देशो अति विश्रुतः। ये श्लोक आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से पुराण में भी जिक्र है। अब एक चाहें तो आप याद रखने के लिए, हालांकि हमने नोट्स में दे दिया है, शतपथ ब्राह्मण में भी जिक्र आता है मध्य देश का। कोसल राज्य के खास परिप्रेक्ष्य में जिक्र आता है शतपथ ब्राह्मण में। तो दो जगह आप देखिए, साहित्यिक शोध में आपने महाकाव्य कवर कर लिया, फिर पुराण और ब्राह्मण, इन दोनों में भी मध्य देश यानी आज के उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है। उसके बाद चिर परिचित हमारे बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं जिनसे हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। ख़ास तौर पर बौद्ध साहित्य ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों से ही हमें उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। इन दोनों एक्चुअली ये दोनों के दोनों उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो 16 महाजनपद थे उनके नाम बताते हैं। ये दोनों अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र, ये दोनों महाजनपदों का विवरण देते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि साहित्यिक स्रोत में बौद्ध और जैन ग्रंथ भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जो उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो ये हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में हमने क्या क्या कवर किया है? हमारे पुराने महाकाव्य, जो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो सबसे बड़े साहित्यिक स्रोत हो गए। दूसरे हो गए पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ, या सिर्फ पुराण ही आप याद रखें। और ये पद्म पुराण का अगर आप एक श्लोक लिख दें तो अति उत्तम। पद्म पुराण का इस श्लोक की गंगा यमुनेर मध्ये मध्य देशो अति विश्रुता, ये लिख देते तो और बढ़िया हो गया। इसके बाद आप लास्ट में बताएंगे अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ था और जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। इन दोनों में उत्तर प्रदेश के महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण पर। अब इन दोनों की में ज़रूरत नहीं थी आपको अलग से कोर्स बनाने, क्योंकि आपने हिस्ट्री इतनी डिटेल में पढ़ी होगी, क्योंकि यूपीपीसीएस प्री का एक बड़ा भाग होता है हिस्ट्री क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, और ख़ास तौर पर एंशंट हिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो ये चीज़ें आप गेस भी कर सकते हैं, ठीक है, कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। अभिलेख, सिक्के, स्मारक। साहित्यिक स्रोत में क्या होगा? रामायण महाभारत होंगे ही, पुराण होंगे ही, ब्राह्मण ग्रंथ होगा ही, बौद्ध और जैन ग्रंथ भी होंगे ही होंगे। अब आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले जो विदेशी यात्रियों का विवरण है उसमें हम 2 चीनी यात्रियों के नाम लेंगे, आप याद रखिएगा, फाहियान और वेनसांग। इन दोनों के नाम हमको लेने हैं। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, है ना, 402 ईस्वी में चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य के काल में आया था 402 ईस्वी में। इससे इसने वहाँ जाके अपना यात्रा वृत्तांत जो लिखा उसमें भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद ख़ास और उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया गया है उसमें, मध्य देश का। उसके बाद वेनसांग, इसने भी अपने यात्रा वृत्तांत में उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा है। ऑब्वियस सी बात है कि हर्ष के काल में ये आया था, जिस समय प्रयाग में एक बहुत बड़ा जो है धर्म सम्मेलन हुआ था, उसके बारे में भी इसने लिखा है, प्रयाग के बारे में भी लिखा है। तो वेनसांग जो कि किसके समय में आया था? हर्ष के समय में। उसके बाद सुलेमान के बारे में आपको बताना है। सुलेमान ये आए थे 730 से 756 ईस्वी में। तो इसके भी किताब से हमें उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सुलेमान किसके काल में आया था? आप चाहें तो लिख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार नरेश, क्या नाम था उनका, मेहर भोज, उनके काल में सुलेमान भारत आया था। गुर्जर प्रतिहार मेहर भोज के शासनकाल में आया था, ये शासक थे। अब उसके बाद अल-बरूनी, तो आपको 2 चीनी यात्रियों के बारे में लिखना है और 2 मुसलमान विदेशी यात्रियों के बारे में। पहला मुसलमान विदेशी यात्री किसके काल में आया था? गुर्जर प्रतिहार मेहर भोज के काल में। और दूसरा मुसलमान यात्री कौन था? अल-बरूनी। ये किसके काल में आया था? ये आया था आपके महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था 1018-19 के समय में ये भारत आया था। और इसने भी उत्तर प्रदेश के बारे में अपने किताब में विवरण दिया है। तो ये 4 आपके विदेशी यात्री हो गए। 2 चीनी यात्री हैं, सबसे फेमस फायान और वेनसांग। उसके बाद मुसलमान यात्री कौन कौन से? सुलेमान और अल-बरूनी। आपको इनको याद रखना है, बहुत इजी है। तो ये ऐसे याद हो जाएगा। आपको 2 चीनी यात्री याद रखने हैं, सबसे फेमस। उसके बाद 2 मुसलमान यात्री, आपको आराम से याद हो जाएगा। और अगर इसके तब भी याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक कोड ले लीजिए, हालांकि अवॉइड कीजिए कोड। यार कितना कोड दिया जाए आपको, सारा कोड कंफ्यूज हो जाएगा, एकदम गड्ढ-मड्ढ हो जाएगा सारा। लेकिन फिर भी चलिए एक कोड दे ही देते हैं, जिनको कोड से ज़्यादा प्यार है, जिनको चीज़ें आसान हो जाती हैं कोड में समझने के लिए, तो उनके लिए कोड है। क्या बनाया जाए इसका कोड बताइए? लाइव कोड बनाते हैं आज। कोड इसका बना देते हैं, चलिए, फाग सुनी। अब जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मित्र हैं, बलिया, गाजीपुर, इधर के लोग, तो उनका जो बिल्कुल टिपिकल जो भोजपुरी लैंग्वेज है, अब उसके हिसाब से उसको सोचें आप, तो किस तरह से होगा, याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी इससे। कि ए जी तई फगुआ सुनी है, थोड़ा फ़नी लग रहा है बट ठीक है, अगर जिसको याद रखना है इस तरह से तो वो याद रख सकता है, फाग या फगुआ सुनी। और बाकी आप नॉर्मल कॉमन सेंस रखिए, अपने आप चीज़ें याद रहेंगी, कई बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोड्स बनाने की। तो इस तरह से हमने क्या कवर कर लिया? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक के आगे। अगला टॉपिक है हमारा वैदिक काल, जो कि है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। अब इस काल का बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, इससे बहुत बड़ा प्रश्न भी नहीं बनेगा। कुल मिला के आपका वैदिक काल और महाजनपद काल से प्रश्न बन सकता है मिला के। लेकिन वैदिक काल एक शुरुआती इंट्रोडक्शन देने के लिए आप कुछ चीज़ें याद रखें वैदिक काल की। जैसे वैदिक काल का काल निर्धारण आपने लिख लिया है, कालावधि क्या थी, 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। अब आप वैदिक काल में शुरुआत में इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा सा, कि शुरुआत में पूर्व वैदिक काल में क्या था, कि जो आर्यों का क्षेत्र था वो केवल सप्त सैंधव तक विस्तृत था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब इसका प्रसार हुआ, लोहे की जानकारी ख़ास तौर पर 1000 BC 1000 ईसा पूर्व के करीब जो पहला साक्ष्य मिलता है अतरंजी खेड़ा से, वो लोहे का है। और जब लोहे की जानकारी हुई तो आर्य सभ्यता और तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई। लोहे की जानकारी मिलने के बाद ये सैंधव से क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए गंगा यमुना दोआब तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी शुरुआती पॉइंट्स आप दे सकते हैं वैदिक काल में। इसके बाद अच्छा, यही जो विस्तार था जो लोहे की जानकारी होने के बाद हुआ, ये विस्तार इस तरह से हुआ कि नगरीकरण होता गया समूचे क्षेत्र में, और 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं द्वितीय नगरीकरण की स्थिति। भारत में द्वितीय नगरीकरण क्या है? 16 महाजनपदों का काल, यानी 600 BC, 600 शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो है द्वितीय नगरीकरण का काल है।
और वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोहे की जानकारी मिली थी। तो वैदिक काल में क्या लिखना है इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हमें, ये सप्त सैंधव क्षेत्र तक विस्तृत था शुरुआत में पूर्व वैदिक काल में, लेकिन लोहे की जानकारी होने के बाद ये विस्तृत हो गया गंगा यमुना दोआब तक। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक साहित्य में इसी क्षेत्र को मध्य देश कहा गया। हमने वैदिक साहित्य पुराण में देखा था इनफैक्ट कि क्या कहा गया था, गंगा यमुनोर मध्य मध्य देशो अति विश्वता, यानी गंगा और यमुना के बीच का देश जो है मध्य देश के नाम से जाना जाता है। अब इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य थे, गंगा यमुना दोआब में कुरु, कौशल, पांचाल और काशी जैसे राज्य शामिल थे पूर्व वैदिक काल में। तो ये शुरुआती जो 4 राज्य थे ये माना जाता है कि सबसे ताकतवर थे। ताकतवर भी क्या कहें, इनफैक्ट शुरुआती नगरीकरण की स्थिति में यही चारों राज्य जो है सबसे ज़्यादा विस्तृत थे, या यही चारों राज्य उभर कर सामने आए। इसके बाद जब आप पहुँचेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में, तो ये 4 बढ़ के कितने हो जाते हैं, 16 महाजनपद। हालांकि बहुत ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी इसमें अगर आपको कुछ आगे के पॉइंट्स भी लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल कुछ मत करिए, आप सिर्फ इन चारों राज्यों के बारे में कुछ ना कुछ बता दीजिए। जैसे कुरु राज्य के बारे में आपने कुछ बता दिया, जैसे कि कुरु का जो प्रख्यात राजा उद्दालक आरुणी यहीं से जुड़े थे। अब उद्दालक आरुणी कौन थे, छांदोग्य उपनिषद में इनका उल्लेख है, और ये और आपके दूसरे प्रवाढ़ जैवली जो कि पांचाल से जुड़े थे, ये दोनों राजा जो है ये बड़े ब्रह्मवेत्ता राजा माने जाते थे अपने समय के। तो शुरुआती समय में पांचाल हो चाहे कुरु हो, देखिए पांचाल से जुड़े थे जैवली और कुरु से जुड़े थे उद्दालक आरुणी। तो उद्दालक और जैवली से संबंधित आपको बहुत सारे आख्यान मिल जाएंगे, खासकर संवाद मिल जाएंगे। कभी आप देखिएगा पहले दूरदर्शन पे एक आता था सीरियल उपनिषद गंगा, तो उपनिषद गंगा के जब आप एपिसोड्स देखेंगे तो उसमें उद्दालक, श्वेत केतु और प्रवाढ़ जैवली और श्वेत केतु का संवाद आपको मिल जाएगा। उद्दालक का आपको संवाद मिल जाएगा छांदोग्य उपनिषद में, और जैवली का संवाद आपको मिल जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में। उद्दालक आरुणी और उद्दालक आरुणी को कहा जाए तो जो हमारा वेदांत का दर्शन है उसका बीजारोपण जो था वो उद्दालक आरुणी को माना जाता है कि इन्होंने किया था। सबसे बड़ा जो सिद्धांत है तत्वमसी, यानी वह तुम ही हो, ये सिद्धांत कहा जाता है कि उद्दालक आरुणी ने ही दिया था, और छांदोग्य उपनिषद में भी इसका उल्लेख है कैसे वो अपने बेटे को समझा रहे हैं। खैर वो थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें चली जाएंगी, हम उससे थोड़ा सा बचेंगे। आपको अगर कुरु के बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखना है या पांचाल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि यहाँ कुरु हो चाहे पांचाल हो चाहे काशी हो, ये सभी अपने ब्रह्मवेत्ता राजाओं के लिए विख्यात था। ठीक है, कुरु का उद्दालक आरुणी, पांचाल का जैवली, काशी के अजातशत्रु और ब्रह्मदत्त ऐसे राजा थे। अगर आप कभी जातक कथाएं पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मदत्त का काफ़ी उल्लेख है। सभी अधिकांश कथाएं आपको उसमें ब्रह्मदत्त राजा का उल्लेख ज़रूर मिलेगा कि काशी के राजा थे ब्रह्मदत्त, उनके यहाँ ये चीज़ें होती। तो ये उस समय की कथाएं हैं, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चारों राज्य अपने दार्शनिक वेत्ताओं के लिए प्रसिद्ध थे। और जहाँ तक कौशल की बात है तो कौशल से तो पूरा हमारा रामायण ही जन्म लेती। कौशल से भगवान श्री राम कौशल के राजकुमार थे अयोध्या के। तो इन चीज़ों को कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, बस यही एक्स्ट्रा है। कुरु की राजधानी आप लिख दीजिए, ठीक है। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, ये लिख सकते हैं आप। उसी तरह से पांचाल की अहिच्छत्र और काम्पिल्य, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा आप थोड़ा सा चाहें तो उसमें दे सकते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं लिखने की। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है महाजनपद काल। बेसिकली इन 4 राज्यों के बारे में मैंने इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि अभी अब महाजनपद काल जब हम पढ़ेंगे, अभी वही स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें उन सारे राज्यों के बारे में कुछ और डिटेल में जानेंगे। क्योंकि महाजनपद काल में अगर देखा जाए तो 16 में से, भारत के 16 राज्यों में से 8 राज्य जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा में पड़ते थे और उस समय के मध्य देश में। तो आइए थोड़ा महाजनपद काल के बारे में जानते हैं। ये बड़ा टॉपिक है, इससे प्रश्न बन सकते हैं आपके।